जय हिंद दोस्तों, न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आपका स्वागत है और आपका मेज़बान आज़ाद खालिद लेकर हाजिर है प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद। आज कई बड़ी बातें हैं, लेकिन आज आपको सबसे पहले मैं एक सपना देखने के लिए कहूँगा। आप एक सपना देख सकते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं, उन मेंबर्स की आप गिनती कर लीजिए। हर मेंबर को, अगर आपके हर सदस्य को आपकी फैमिली के 1-1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? चौंकिए मत, परेशान भी मत होइए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग तो 1 करोड़ रुपए पर मेंबर के नाम से सुनकर बेहोशी हो जाए, लेकिन आप ज्यादा घबराइए मत। 1 करोड़ रुपए अगर आपके फैमिली के एक आदमी को मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या क्या प्लान करेंगे? क्या आपको लगता है जीवन ठीक गुजर जाएगा? क्या आपको लगता है कोई परेशानी होगी? चलिए, ऐसा आप सोचिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज की एक और बड़ी घटना पर बात करते हैं। बुलंदशहर के अंदर 2 साधुओं की हत्या की गई। बड़ा मामला है। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी के साथ उसमें हत्यारे को, जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने बाकायदा पूरे मामले को कंट्रोल भी कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोग बहुत ज्यादा उत्साहित भी हो रहे हैं, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी दे दूं और उनको एक तरह से राय दे दूं कि वो इस पर राजनीति ना करें। दोनों साधु इंसान हैं, भारतीय हैं। उनकी हत्या पर बिल्कुल उतना ही दुख होना चाहिए जितना कि हमें अपने किसी सगे पर होना चाहिए, या अपने किसी ऐसे अपने के हत्या के ऊपर होना चाहिए। उतना ही दुख उस पर भी होना चाहिए कि वो 2 साधु इंसान थे, भारतीय थे। उनकी हत्या को किसी भी तरीके से, हमें किसी भी मामले से नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ लोग उसको पालघर से जोड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि उस प्रदेश में हुआ तो आपने शोर मचाया, इस प्रदेश में हुआ तो आप शोर नहीं मचा रहे, खामोश हैं। लोग अर्नब गोस्वामी को भी कह रहे हैं, क्या इस पर उन्होंने डिबेट की कि नहीं की? ये हम आज इस पर एक तरह से उन लोगों को मना करते हैं और उनको एक तरह से राय देते हैं कि आप हत्याओं पर और लोगों की जिंदगियों पर राजनीति करना और एक दूसरे को टीज करना छोड़ दें। समाज को बचाना है, देश को बचाना है, ये प्राथमिकता है। जैसे पालघर में साधुओं की हत्या हुई, ड्राइवर की हत्या हुई, अफसोसनाक था। 2 हत्याएं यहां पर हुई हैं, अफसोसनाक है। सरकार को काम करने दीजिए, पुलिस को काम करने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, क्रिमिनल्स की प्रॉब्लम है, लेकिन पालघर को, इसको आप मत जोड़िए। पालघर की जघन्य हत्या थी, सरेआम थी, मॉब लिंचिंग थी। यह हत्या है, इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको भी नहीं किया जा सकता। लेकिन पालघर की मॉब लिंचिंग, इंस्पेक्टर सुबोध की मॉब लिंचिंग, उनके बाद उनको सम्मानित करने वालों लोगों की सोच, उसके अलावा तबरेज, पहलू खान और अखलाक, ये अलग तरह की कैटेगरी है। ये हत्या अलग तरह की कैटेगरी है। पुलिस को काम करने दीजिए, पुलिस काम करेगी, अपराधियों में खौफ होगा, अपराध कंट्रोल होगा, आप सुरक्षित होंगे, देश सुरक्षित होगा। इस पर कोई आदमी उत्साहित ना हो, एक दूसरे पर सवाल ना उठाए, और कम से कम प्लीज इस तरह के मुद्दों को आप राजनीतिक रंग देने से बचें। जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको भी आप अपने जहन में, अपने नज़रों में रखिए और उनसे आप परहेज कीजिए। लेकिन आप कम से कम भारतवासी होकर, देशवासी होकर इस तरह की सोच से बचें। अब मैं बात करता हूं आपसे उस सपने की जो अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप इसको मजाक समझ रहे हैं, बल्कि इसको आपको लगता है कि मैं आपका अपमान कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये देखें, भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ कही जाती है, बताई जाती है, और है वो। अगर हर मेंबर के, ये आबादी है, ये परिवारों की संख्या नहीं है। आपके परिवार में कितने लोग हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हर आदमी को, अगर छोटे बच्चे को या बड़े को लेकर अगर 1-1 करोड़ रुपए मिल जाए, कोई ऐसा प्रोविजन हो जाए, तो आपको क्या लगता है जिंदगी संवर जाएगी? क्या आपको शांति से जीने का कोई मौका मिल सकता है? क्या आपकी तमाम बोझ उतर सकते हैं? पॉसिबल है, इसीलिए कह रहा हूं। आप मान के चलिए, एक मेंबर को अगर 5 रुपए मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये दिया जा सकता है या दिया गया है, तो इस पर मैं बात कर रहा था। चलिए और बढ़ा लीजिए। चलिए आप सोचिए, अभी मैं आपके इस सोच पर या इस सपने पर विराम लगाते हुए, यहां पर मैं आपको रोकते हुए एक कैलकुलेशन बता रहा हूं। आज ही एक खबर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, बहुत ज्यादा चर्चा में है कि भारत सरकार ने, आरबीआई ने 68,607 करोड़ रुपए, यानी 68,607 करोड़ रुपए उन लोगों का माफ कर दिया है जिन्होंने बैंक से लोन लिया और वो या तो भाग गए, भगोड़े हो गए, या वो अभी देश में है लेकिन वो लोन नहीं देना चाह रहे। ये कोई काम छोटा मोटा नहीं है, बड़ा काम है।
देश समृद्ध है, देश के पास पैसा है, तभी तो माफ कर दिया। कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई ऐसा देश भूखमंगा जिसको अपने खर्चे चलाने के लिए भी अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ रही हो, अपनी भैंसें बेचनी पड़ रही हो, जहाँ के प्रधानमंत्री को अपनी भैंस बेचनी पड़ रही हो। हम उस देश में नहीं है, हम उस देश में रहते हैं जहां पर हमारे यहाँ 68,607 करोड़ रुपया अकेले जो है कुछ लोगों का, 50 लोगों की सूची है, आरटीआई में ये जानकारी मिली है, उनका माफ कर दिया गया है। तो जब 68,607 करोड़ रुपए को आप 130 से डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन 5 से थोड़ी सी ज्यादा आती है, यानी एक आदमी के हिस्से में 500 रुपए के करीब आते हैं। ये कैलकुलेशन है, सपना नहीं है, हकीकत है। आरटीआई में जानकारी मिली है, 68,607 करोड़ रुपया माफ किया गया। अगर उस 68,607 करोड़ रुपए को 130 करोड़ में डिवाइड करेंगे, 130 करोड़ की आपकी आबादी है, जनता है, जिसको अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश की आबादी 130 करोड़ हो गई है, अगर उनको उसमें बांटा जाए, कोई सपना नहीं है, कोई 15 लाख वाला जुमला नहीं है, कैलकुलेशन है। उसके अलावा आज ही एक और कैलकुलेशन सामने आई, उसी आरटीआई में कुछ कैलकुलेशंस और भी हैं। इस 5-5.5 साल के दौरान लगभग अगर बात करेंगे आप 6,66,000 करोड़ रुपया माफ किया गया है। यानी जो 100 करोड़ रुपए से ऊपर के देनदार थे, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया हुआ था, उन लोगों का जब माफ किया गया तो इस 5 साल के दौरान लगभग 6,66,000 करोड़ रुपया लोगों का माफ किया गया। अगर यही लोन 130 करोड़ आप डिवाइड करते हैं और आपको लगता है कि देश के अंदर जो है कोई ऐसी सरकार या ऐसी कोई दरिया दिल नेतृत्व आ जाए कि वो कहे कि नहीं चलो इनका माफ नहीं करते हैं बल्कि इनसे वसूलते हैं और आपको वापस जो है जनता में बांट देते हैं। 130 करोड़ की आबादी है, 6,66,000 करोड़ रुपया था, वो माफ नहीं किया बल्कि वसूल के लोगों को में बांट दिया गया। आप यकीन मानना 5,127 रुपए, करोड़ को भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। 1 रुपया जब 100 रुपए हो जाएंगे तो 100 का नोट, 100 के 10 नोट होंगे तो 1,000 रुपए, और 1,000 के आपके पास 100 तो आपके पास 1 लाख रुपए, और वो 1 लाख की अगर 100 गड्डियां होंगी तो आपके पास 1 करोड़ रुपए। इमेजिन करिए, दिमाग मत घुमाइए, बिल्कुल कैलकुलेशन क्लियर है। 1 रुपया, 100 रुपया, 1,000 रुपया, लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया जब 6,66,000 रुपए माफ किए तो एक आदमी के हिस्से में आए 5,000 रुपए से भी ज्यादा। ये वो कैलकुलेशन है जो 5 साल के दौरान, लगभग 5.5 साल में 2014 से लेकर 2019 तक सरकार ने उन लोगों का माफ किया है जिन लोगों ने कर्ज लिया था, आपकी कमाई का, आपके टैक्स का, जो लोन बैंकों ने दिया था वो माफ किया है। उसके अलावा एक कैलकुलेशन और है, हालांकि इसको कांग्रेस भी उठा रही है, कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और लोग भी उठा रहे हैं, तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमें कैलकुलेशंस बता रहा था, कुछ ऐसी जानकारी है जो आरटीआई में मिली है। एक जानकारी और मिली है, उसके अलावा एक जानकारी और मिली है जो बैंक फ्रॉड्स हुए हैं, उसमें लगभग 2,70,000 करोड़ रुपया जो है वो बैंक फ्रॉड में जो है लोगों ने फ्रॉड करके सरकार का गबन कर लिया है। सरकार का नहीं बल्कि आपका, मेरा, आपके जैसे, मेरे जैसे मजदूरों का, गरीबों का या आम भारतीयों का ये हुआ है। तो इसको अगर आप 130 करोड़ रुपए में डिवाइड करते हैं, 130 करोड़ की आबादी में, भारत की आबादी 130 करोड़ है, आपके और मेरे जैसे इस देश के अंदर 130 करोड़ लोग रहते हैं, उनके परिवार में कितने लोग हैं मैं आज उस पर डिवाइड नहीं करना चाहता, परिवार को नहीं बल्कि एक एक आदमी को, जो उसके हिस्से में आ रहा है लगभग 2,000 या एक आदमी के हिस्से में आता है, अगर ये पैसा जनता में बढ़ जाता। उसके अलावा एक और मामला है जो फ्रॉड्स हुए हैं, उसके अलावा वो भी 32,868 करोड़ रुपए के हैं, अगर यही बांट देते तो भी 252 एक आदमी के हिस्से में आता है। इमेजिन करिए, रुपए आपके खाते में अगर आ जाए तो आप कम से कम पहले 1-2 घंटे तो बेहोश रहेंगे, लेकिन उसके बाद आराम से पूरे जीवन उनको खर्च कर सकते हैं, अपने जीवन को गुजार सकते हैं। पूरी जिंदगी आप खूब मजे से, चाहे रसमलाई खाना, चाहे ऑडी में घूमना, चाहे 10-20 बार बाहर जाना, आप पूरे सबको, अपने बच्चों को बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, खत्म नहीं होंगे, आपकी 1 या 2 पीढ़ी पर खत्म नहीं होंगे। इमेजिन करिए, सपना देखिए, सपना तो देखने में कम से कम कोई टैक्स नहीं है, ये एक ऐसा सपना है जिसको देखने में कम से कम थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप भी उसी तरह के भारतीय हैं, उसी तरह के आप नागरिक हैं जिस तरह के मेहुल चोकसी थे, जिस तरह के नीरव मोदी हैं, जिस तरह के विजय माल्या हैं। विजय माल्या की जो कंपनी है उसको लगभग 1450 करोड़ रुपए माफ किया गया है। अगर मेहुल चोकसी की बात करें, उनका भी कई सौ करोड़ रुपए माफ किया गया, हजारों करोड़ रुपए माफ किया गया। और तो और गरीबों की अगर आप बात करेंगे तो एक गरीब और हैं हमारे देश में, बड़े गरीब हैं वो, अभी हालांकि पहले बाबा थे अब लाला हो गए हैं, बाबा से लाला कहा जाने लगा, उनके चक्कर में कई पत्रकारों की नौकरी भी गई है। उनके भी लगभग 2,000 करोड़ रुपए उनकी कंपनी के भी माफ किए गए हैं। उनके एक और साथी हैं और एक और उनके कंपनी है, उसके भी 2,000 करोड़ रुपया माफ किया गया है।
गरीबों की बात हो रही है जो असहाय थे। अगर बात करें, ऐसे लोग थे जिनको आरबीआई ने और उन लोगों ने ये माना कि ये शायद परेशान हैं, इनके 2000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। दिलचस्प बात है, आपकी ही तरह इसी देश के वो नागरिक हैं जिनका लगभग 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया है। आपको अगर ये पैसा मिल जाए तो आपके हिस्से में लगभग 500 एक आदमी के हिस्से में आता है। आपके परिवार में 3 आदमी हैं तो 1500, अगर आपके शायद 2 बच्चे और एक मियाँ बीवी हैं तो 4 आदमी हैं, 2000। आप बड़े आराम से पूरी जिंदगी, जिसे कहना चाहिए आराम से ऑडी साइकिल जो आपको लेना लें। ये एक ऐसा सपना है जो कम से कम आपको देखने का कम से कम शौक तो पैदा हो। जब नीरव मोदी का, विजय माल्या का भगोड़ों का माफ हो सकता है तो आप तो भारतीय हैं, आप तो भारत में रह रहे हैं, भारत के कानून का सम्मान कर रहे हैं, भारत के संविधान का सम्मान कर रहे हैं, भारत में आप रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो आप ऐसा सपना तो कम से कम देख ही सकते हैं। सरकार माने या ना माने, 15 लाख दे या ना दे, लेकिन आप इस सपने को देख सकते हैं। आपको लगता हो कि ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा, ये आपकी मर्जी, सरकार की मर्जी या उन लोगों की मर्जी जो उनका कर्ज माफ कर दें या उनको उनके ऊपर मेहरबानी कर दें, आपके ऊपर मेहरबानी करें या ना करें। लेकिन ये वो कैलकुलेशन है जो आज पूरे देश में चर्चा में है। आरटीआई से पता लगा है, हालांकि इसी सवाल को पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया तो इसी सवाल को पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर जो है वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने नहीं दिया। आरटीआई एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जब इसको पूछा तो आरटीआई में ये सारी चीज़ें बताई। मैं रोज़ाना आपसे कहता हूँ कि आप भी कम से कम अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करें, उन प्रोविजंस का इस्तेमाल करें जो सरकार ने ख़ास तौर से आपके लिए ही बनाए हैं। सूचना का अधिकार है, 2005 अधिनियम जो है उसके तहत आपके मन में भी अगर कोई सवाल आता है आप पूछा करें। आप कम से कम उन चीज़ों से बाहर निकलें जो कम से कम जो आपको हिंदू मुस्लिम से बाहर कर दें। आपको लग रहा होगा कि ये सपना जो दिखाया गया है इसमें तो अभी रकम कुछ बनी ही नहीं है। 500 रुपये के करीब एक बैठ रही है, 2000 रुपये के करीब एक बैठ रही है, 200 रुपये के करीब एक बैठ रही है, 2 लाख जितने कहना चाहिए 70,000 करोड़ रुपए अलग थे, 6,66,000 करोड़ रुपए में कितने बन रहे हैं? 5,000 के करीब बन रहे हैं। 2,70,000 में 2,000 के करीब बन रहे हैं और 68,607 रुपये में सिर्फ 500 रुपये बन रहे हैं। और अगर आप बात करें और मामलों की तो ये तमाम जो कैलकुलेशन है वो लगभग 10,000 के करीब बैठ रही है। 10,000 रुपये आपके खाते में आ सकते हैं सिर्फ इस पर। लेकिन ये एक सपना है, सपने पूरे करने के लिए मेहनत भी करनी होती है, ज़मीन पर भी उतरना पड़ता है। कहते हैं कि सपने वही पूरे होते हैं जिनसे नींद उड़ जाए। आपने सपना देखा, लगभग 10,000 रुपये एक आदमी के हिस्से में, 130 करोड़ की आबादी में एक आदमी के हिस्से में 10,000 रुपये आ रहे हैं। लेकिन ये रकम वहाँ से है जो कि सिर्फ 5 साल की और 5.5 साल की है। आप जब इसको 20 साल लेके जाएंगे, पिछले 25 साल में लेके जाएंगे, तो पिछले 20-25 साल में कितने लोन जो दिए गए हैं वो वापस नहीं आए हैं या उनको माफ़ किया गया है, उनकी जब आप जो है जानकारी निकालेंगे तो वो एक बहुत बड़ी रकम होगी, यकीनन होगी। एक बात, अभी जो ये सूची हमने आपको बताई है सिर्फ 50 लोगों की है। सिर्फ 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है ये सिर्फ 50 ही होंगे? पूरे देश में कितने ऐसे जो है बैंक करप्ट होंगे जो इससे ज़्यादा होंगे? आप उनकी जानकारी निकालें। अभी एक जानकारी आई है कि 50 लोगों के ऊपर 68,607 करोड़ रुपया जो है ये माफ़ किया गया है। जब इसको आप और आगे बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगी। उसके अलावा सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि ये जो लिस्ट है ये 100 करोड़ से ऊपर तक के लोन वालों की है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10 करोड़ लिया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 50 करोड़ रुपए लिया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 100 करोड़ से कम लिया होगा लेकिन लौटाया नहीं होगा? ये बैंक के पास जानकारी है, इसको आप ले सकते हैं। जब आप इसको लेंगे तो आपकी अमाउंट जो है, जो बैंक के पास सरकारी पैसा है या जनता का पैसा है जो डूबा है, वो आपके पास एक तरह से इंफॉर्मेशन आएगी। उसके अलावा बोफोर्स के घोटाले में आप देखें तो वहाँ 64 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन उसकी जांच में 64 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया गया। यानी जितने का घोटाला उससे ज़्यादा की जांच। हम बोफोर्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक नज़ीर के तौर पर देख सकते हैं जितने का घोटाला हुआ उसकी जांच में उससे ज़्यादा खर्च किया गया। सीबीआई ने और लोगों ने उसके आने जाने पर, आरोपियों को लाने पर, एक्सट्राडिशन ये वो, उससे ज़्यादा। लेकिन निकला क्या है, मिला क्या है? कुछ नहीं। ऐसे ही कोल ब्लॉक, कोयला घोटाला, 2G स्कैम, उसके अलावा कॉमनवेल्थ घोटाला, ये तमाम वो घोटाले थे, आदर्श घोटाला। इन सारे घोटालों को आप कैसे भूल जाते हैं? आपकी मेमोरी इतनी शॉर्ट क्यों है? आप जब इसकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो आपको बहुत जानकारियाँ मिलेंगी। आप इनको सबको कलेक्ट करिए, यकीन जानिए ये इतनी रकम होगी कि वो आपको लगेगा कि आप अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं। दूसरी बात,
सबसे बड़ा सवाल ये है, जब आप घोटालों को खोलना शुरू करेंगे और जब आप बैंक करप्ट लोगों को पकड़ना शुरू करेंगे तो आगे का सिलसिला रुकेगा। 100 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन 100 रुपये का नुकसान बच जाएगा। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो आपके देश में आपके जो आपका जो खाता है उसमें भले ही 1 करोड़ रुपये आए ना आए, लेकिन आपके देश में 1 करोड़ रुपये 130 करोड़ की आबादी के हिसाब से ज़रूर आ जाएगा। वो आपके ही विकास पर, देश के ही विकास पर लगेगा और देश समृद्ध होगा तो मैं और आप भी समृद्ध होंगे। मेरे खाते में 1 करोड़ आए ना आए, लेकिन मेरे देश में 1 करोड़ रुपये इस नाम पे रखा हो कि वो हर नागरिक के ऊपर खर्च किया जा सके। तो आप इस सपने को पॉजिटिव देखें, देश हित में देखें और आपके खाते में भी आ सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन ये एक तरह से आप ही का पैसा आप ही के देश में आ जाएगा। इस पर गंभीरता से सोचें। ये एक सवाल नहीं बल्कि एक सोच है, एक सपना है जो पूरा किया जा सकता है। ये रकम कितनी हो जाएगी इसको आप इमेजिन करिए। इमेजिन इसलिए करिए कि ये पॉसिबल है, कैलकुलेशन है। आप जब आरटीआई डालेंगे आपको सिर्फ एक 10 रुपये की फ़ीस देनी होगी। अगर आप बीपीएल से नीचे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना, लेकिन आपको सिर्फ 10 रुपये की फ़ीस देकर आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। दूसरी बात, आप ये देखें कि कोयला घोटाला क्या ख़त्म हो गया, आतश घोटाला क्या पूरा हो गया, क्या 2G स्कैम जो था, जो 2G घोटाला था, क्या वो पूरा हो गया, क्या वो जो लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे या उन पर जो आरोप लगे थे क्या वो रकम की रिकवरी हो गई। अगर वो रिकवरी होगी तो क्या वो देश का पैसा नहीं है, वो देश में नहीं आएगा। देश का पैसा देश की जनता का पैसा है वो भी। उसके अलावा आपके शहर में छोटे छोटे घोटालों को अगर आप देखेंगे, छोटे छोटे मतलब जो कि वो भी 20-20, 30-30 करोड़ रुपये से ज़्यादा के होंगे, आप उनकी भी अगर आप सूची देखेंगे। अकेले गाज़ियाबाद में 54,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन के ऊपर बनी हुई कई मंजिला इमारत जो 32,000 स्क्वायर मीटर एरिया में थी, उसको सिर्फ 96 करोड़ रुपए में बेच दिया सरकारी मशीनरी ने और प्रॉपर्टी डीलर्स ने और भूमाफिया ने। उस जैसे आपके शहर में ज़रूर घोटाले होंगे, उन पर नज़र डालिए। उसके अलावा आईएमटी जो है, अकेले गाज़ियाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, कमलनाथ जी अभी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनके ही इस इंस्टीट्यूट के ऊपर ये आरोप है, उनके ऊपर आरोप है, खुद कमलनाथ जी पे आरोप है, कमलनाथ जो अभी मुख्यमंत्री थे उन पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 46 बीघा ज़मीन का अभी कोई अमाउंट नहीं दिया है, वो सरकारी राशि अभी दी जानी है। क्या ये घोटाला नहीं है? क्या ये सरकारी धन नहीं है? क्या ये जो ज़मीन एक्वायर की गई थी तो वो देश हित में और जनहित में एक्वायर की गई थी, उसको इस तरह से बंदर बांट दी है या उसको अगर पैसा नहीं दिया गया, वो पैसा आना चाहिए। आप अपने शहर के अगर सिर्फ 50-50 बड़े घोटाले पकड़ते हैं, उनको आप आरटीआई से पूछते हैं, आप उस पर एक तरह विजिल होते हैं, आप उस पर एक तरह से जागरूक होते हैं और सरकारी मशीनरी से आप पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तो यकीनन ये भी देश का धन है, देश का पैसा है, आपका पैसा है। इस पर आप ध्यान दें, बड़े घोटालों पे पूछें। दूसरी बात, कोयला घोटाले पे या तो जांच मुकम्मल करके उसकी रिकवरी की जाए या फिर एक वाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी किया जाए कि ये घोटाला हुआ ही नहीं, या तो उस पर बयान ये दिया जाए कि ये घोटाला नहीं हुए, कोयला घोटाला नहीं हुआ, आतश घोटाला नहीं हुआ है, 2G स्कैम नहीं हुआ है, या तो ये कहा जाए या फिर इसकी स्थिति को सामने लाया जाए। इस सारी रकम को आप अगर देखते हैं, जो है कोयला घोटाला, 2G स्कैम, 1,85,000 करोड़ का घोटाला, ये वो रकम है जो आप अभी ढूंढेंगे, आपके पुराने अखबार रखे हों उसमें देख लीजिए या गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा ये कितनी रकम है। इन रकम को अगर आप जोड़ते हैं, इनको सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 1 करोड़ रुपया एक आदमी के हिस्से का ज़रूर या तो आपके खाते में या देश के खाते में आएगा। देश के खाते में आएगा, वो भी आपकी ही जेब में जाता है, क्योंकि देश का पैसा देश में अगर है, सुरक्षित है, तो आपके ही विकास पर लगता है। सपने देखें लेकिन पॉजिटिव सपना देखें। ये पैसा रिकवरी अगर होकर देश के खाते में आता है, देश के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है, तो ये आपका ही पैसा है, आप ही के काम आएगा, आप ही के स्वास्थ्य पर, आप ही के विकास पर, आप ही के लिए जो सुविधाएं हैं उसके लिए आएगा। ये आपका, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़िद होगी कि हमारे खाते में आए। अगर आपके खाते में भी आ जाता है तो भी उतना ही काम करता है, देश के खाते में रहता है तो भी उतना ही काम करता है। ये सोच की बात है, इस पर बाद में भी बात हो सकती है, इस पर बाद में भी बहस हो सकती है, लेकिन पहले इसकी आप रिकवरी की सोच बनाएं। सब लोग अपने अपने स्तर पर जानकारी हासिल करें, विजिल बने, पुराने थोड़े से रिकॉर्ड निकालें, आरटीआई डालें, जानकारी लें और फिर देखें कि सपने कैसे पूरे होते हैं। यकीनन सपना पूरा होगा। आज एक और ख़बर है
चाइना के अंदर आज बच्चे स्कूल गए हैं, ऐसी खबर है। उसी चाइना में जहां से कोरोना की शुरुआत हुई और जहां पर उसका कहर बहुत ज़्यादा देखा गया, वहां पर आज बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज भी इस बात पर तलाश की जा रही है कि कोरोना को कौन से धर्म के लोगों ने फैलाया, किस जमात ने फैलाया। मैं आज आपको एक और बात बता देता हूँ। जमात का मतलब उर्दू में दल होता है, ग्रुप होता है। एक ऐसा ग्रुप जिसको उर्दू में, अरबी में जमात कहा जाता है। ये जमीयत से बना है, जमात। तो एक जमात और आई थी, अमेरिका से आई थी, गुजरात में आई थी। उसमें हाउडी काफ़ी लोगों के नाम आए थे। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद थी, वो भी एक जमात ही थी। वो अमेरिका से आई, अहमदाबाद आई, और अभी गुजरात के अंदर और अहमदाबाद के अंदर, ख़ास तौर से आगरा और दिल्ली के अंदर भी कोरोना का बहुत ज़्यादा कहर मच रहा है। तो बिल्कुल आज मैं ये मान के चल रहा हूँ, हमारा मीडिया बहुत तेज़ तर्रार है, उसको ये तो पता लग गया कि जमात की वजह से कोरोना फैला है, लेकिन वो जमात कौन सी है ये और वो पता लगा ले। क्योंकि एक जमात अमेरिका से भी आई थी, वो भी जमात ही थी, उसमें भी, उसको भी दल कहा जाता है, उसको भी ग्रुप कहा जाता है। जमात, ग्रुप और दल, कौन सा जमात है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा दल है, इस पर भी रिसर्च करें। लेकिन इसको भी सोच लें कि चाइना के अंदर स्कूल जाने लगे हैं बच्चे, और हमारे यहाँ के बच्चे ये देख रहे हैं कि कौन कौन सा धर्म इसको फैलाने में लगा हुआ है। देखना होगा कि हम क्या अपने नस्लों को, आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं और कहाँ से हमको क्या मिल रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था, वियतनाम में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। चाइना से मिला हुआ है, अमेरिका से प्रताड़ित है, अमेरिका ताकतवर है, अमेरिका में 50,000 से ज़्यादा की मौत हुई है, और वियतनाम में एक भी शख्स की मौत कोरोना से नहीं हुई है। ताकत से सब कुछ नहीं होता है, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो राज रहते हैं। आज आपको मैंने एक सपना दिखाया, 1 करोड़ रुपए तक आपके खाते में आ सकते हैं। बस ये है कि आप थोड़ा सा नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या बाबा वाली श्रेणी में अगर आप आ जाएं और उनसे आप कुछ गुण सीख लें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बता तो दिया, सपना दिखा तो दिया, मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं तरीका भी बता रहा हूँ। आप इन लोगों से कुछ सीखें, इनकी क्लासेस ज्वाइन करें। और ये लोग अभी हालांकि फरार चल रहे हैं, पिछले दिनों से काफ़ी खबरों में आ रही थी चर्चा, रोज़ाना मीडिया में भी चर्चा होती थी, और हम भी कभी कभी बताते थे कि आज मिल गया है, आज आ गया है, आज आ सकता है, कल आ सकता है। चुनाव के टाइम पे खासतौर से रोज़ाना वो आ रहा था, पकड़ा जा रहा था। मेहुल चौकसी के कभी फोटो आते थे, कभी नीरव मोदी के आते थे, कभी विजय माल्या को लेकर कहा जाता था कि विजय माल्या लगभग आ चुका है, लगभग अब वो आने वाला है। तो वो आया तो नहीं, लेकिन उसका कर्ज माफ हो गया और वो लोगों को कानो कान पता नहीं लगा, क्योंकि हमारा मीडिया किसी और काम में लगा हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर लोगों में, समाज में आपसी प्यार, भाईचारा बन गया तो कई लोगों की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। इसलिए वो जो काम कर रहे थे वो भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो अपना काम कर रहे थे। इस चक्कर में वो बिजी हो गए और उनको ये पता नहीं लग पाया कि विजय माल्या आ नहीं रहा, बल्कि उसकी सेटिंग जो हो रही है वो उसके कर्ज को माफ़ किया जा रहा है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अब आप इनको गुरु बना लीजिए, इनसे गुण सीखिए। इनसे सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि बैंक में फ्रॉड कैसे किया जाता है, बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी दिए हुए कैसे बैंक से लोन लिया जाता है। और अभी हाल में जो कहा जाता है कि पिछली सरकारों ने जो किया वो तो किया, लेकिन इस सरकार में भी लगभग कई हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं इस 5 साल में भी। तो अब ये कहना कि कौन करता है कौन नहीं करता, मेरा मानना बहुत दिनों से यही है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स और वो जो सिस्टम है वही रहता है, और उसको काबू करना, कंट्रोल करना जो है वो शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं आम जनता से बात कर रहा था कि आम जनता अगर 1 करोड़ रुपए का सपना देखना चाहती है तो वो पहले तो अपने आइडियल से शायद बदले। क्योंकि अभी आप आइडियल किन को रखते हैं? भगत सिंह को रखते हैं, आप चंद्रशेखर आज़ाद को रखते हैं, आप वीर अब्दुल हमीद को रखते हैं, झांसी की रानी को रखते हैं। इन्होंने क्या किया देश के लिए? कुर्बानी के अलावा बताइए आपने इन्होंने क्या किया है? सिर्फ देश के लिए जान ही तो दी है इन्होंने। बाकी आप देखें, ये लोग भगोड़े भी हैं, एक तरफ बाकायदा उनको कहा जाता है ये भाग गए, ये मिल नहीं रहे, लेकिन इनके लोन भी माफ़ हो रहे हैं इनके खाते में पे। तो अभी आप ये देखें, ये जो 68,607 करोड़ रुपए अगर माफ़ हुए हैं, तो अगर देशवासी 130 करोड़ हैं तो उनके एक आदमी के हिस्से में 500 से ज़्यादा आ सकते थे। तो ये जो आइडियल्स हैं, मुझे लगता है कि अब समाज को बदलने होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ जान देने से काम चलता तो आज आप देखिए कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी आज दूसरी तीसरी पीढ़ी परेशानी में है, मजदूरी कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, उनको पेंशन तक में कई बार दिक्कत होती है। बस उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी पे अगर आप शाल उड़ाकर सोचते हैं कि आपने सम्मान दे दिया, तो आप नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और इन लोगों से क्या आपने सीखा? ये आने वाली पीढ़ी को आपको क्या समझाना है, ये आज तय करना होगा। कहीं ऐसा ना हो इस देश की नई नस्ल को
ये लग जाए कि स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि इन लोगों के अगर हम आइडियल बनाएंगे तो बेहतर होगा। ये एक सोचने का मुकाम है, सोचने का समय है। आज भारत के लोगों को सोचना होगा कि हमको अपना आइडियल कौन बनाना है, हमको किन लोगों को करना है। और एक बात और कह दूं कि अर्णब गोस्वामी को लेकर कल मैंने भी खबर की थी कि 12 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। मैं भी उसका विरोधी था। मैं भी कहता हूं कि आप 12 घंटे, हालांकि पुलिस का कोई पैमाना नहीं होता, वो कितने भी घंटे किसी से भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन अर्णब गोस्वामी के 12 घंटे 12.5 घंटे पर ले पर जो शोर था, इतनी देर जो पूछताछ पर जो शोर था, क्या उन पत्रकारों का भी किसी को ध्यान है जिन पर UAPA लगा हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगा हुआ है, उनके क्या कसूर हैं या उनके क्या नाम है, वो भी पता लगना चाहिए। देश विजिल होना चाहिए, आप विजिल होने चाहिए। आप कम से कम ये देखना चाहिए आप क्या देख रहे हैं, आपके सामने क्या परोसा जा रहा है, आपके हित में क्या है। आपको कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो जिसकी चर्चा अक्सर होती है, उसके अलावा भी दुनिया को देखना चाहिए। आपको अपने अधिकारों का भी एक तरह से पता होना चाहिए, आपको RTI का भी पता होना चाहिए, आपको अपने अधिकारियों का भी पता होना चाहिए। आपके घर के आसपास ही कुछ किलोमीटर के दायरे में आपके ज़िले का जो मुखिया होता है, DM जिन्हें कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, कलेक्टर भी कहते हैं उनको, क्योंकि उस ज़माने में कलेक्टर का काम कलेक्ट करने का होता था। लेकिन अभी भी अगर देखें सारी समस्याएं आपकी उन्हीं के पास होती हैं। आप उनसे समन्वय बनाएं, उनके टच में रहें, लेकिन कम से कम आप ये मान के चलें कि आपके इलाके में क्या हो रहा है, फॉगिंग हो रही है कि नहीं हो रही, सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आपके घर के सामने की नाली साफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है, गंदगी साफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी आप देखते रहें। क्योंकि फॉगिंग के नाम पर अगर आप RTI डालेंगे तो आज भी बहुत फॉगिंग का पैसा लग रहा होगा। पिछले 5 साल में या 2 साल में कितना लगा, ये भी आप पूछ सकते हैं। आपके नगर निगम ने या आपकी पंचायत ने या आपके ज़िला पंचायत ने या जो भी आपका बॉडी बनती है, सिविक बॉडी बनती है, उसने क्या क्या आपके लिए किया है, तो आप ये पूछ सकते हैं। हिंदू मुस्लिम तो करने का बहुत अच्छा गेम है, उसमें मज़ा भी आता है, लेकिन कभी कभी कुछ और भी काम कर लेने चाहिए, खेलते ही नहीं रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का खेल करते रहें, आपको समय पास करने के लिए ये गेम अच्छा गेम है, लेकिन ये भी पता करते रहें कि आपका जो टैक्स जाता है, जिसके लिए आप बिल भी, आपके पास एक रसीद भी आती होगी नगर निगम से या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत से, कि आपने किस मद में कौन सा टैक्स दिया है। जिस टैक्स को आपने सीवर टैक्स के नाम पे दिया, आपका सीवर चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपकी नाली साफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है, या और भी है वाटर टैक्स के नाम पर आपको जो पानी दिया जा रहा है, वो पानी कितना कंटामिनेटेड है या स्वच्छ है कि नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल। इन 3 चीज़ों को अगर आप मिल रहा है, हालांकि अभी तो वातावरण काफ़ी साफ़ है क्योंकि लॉकडाउन है, पॉल्यूशन बिल्कुल कंट्रोल है, लेकिन कम से कम ये आप सवाल करना सीखें और सपने देखना सीखें। और मेहुल चोकसी को आप बिल्कुल भी अपना आइडियल ना बनाएं। वो मुझे कहा था ट्रंप की तरह, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ ये आगाह कर रहा था कि ये वो चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें होती रहीं तो लोगों का आइडियल ना बदल जाएं। ये देश के लिए एक घातक मुकाम है, घातक मोड़ है। इस मोड़ पर आकर ये सोचना होगा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन कहीं अपने आइडियल ना बदलते। भगत सिंह अगर देश के लिए जान देंगे तो वह हमारे आज भी आइडियल हैं, हमेशा आइडियल रहेंगे। आज भी हर देशवासी ये चाहेगा कि हर घर में भगत सिंह पैदा हो और मेहुल चोकसी और नीरव मोदी तो ना हो, लेकिन कम से कम हमको भी, हमारी व्यवस्था को भी देखना होगा कि हम किसको क्या दे रहे हैं। अगर 68,607 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया था तो कोई शर्म की बात नहीं है। आप खुल के बताते, पार्लियामेंट में बताते कि भाई हमने उनका कर्जा माफ़ कर दिया है, हमारे उनसे क्या लेन देन है हमें नहीं मालूम, लेकिन आप खुल के बताइए कि हमने इनका कर्जा माफ़ कर दिया है। छुपाइए मत। RTI के बाद, आने के बाद आप अगर बेनकाब होता है कोई सिस्टम तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसके अलावा एक बात और, कोरोना से लड़ने के लिए पूरा देश खड़ा है, लड़ रहा है। आप उसे इधर उधर मत उलझाइए, इधर उधर की बातें ना कीजिए, हिंदू मुस्लिम में मत उलझाइए। वो हर लेवल पे लड़ रहा है, एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। किसी भूखे को खिलाने में किसी को कोई जो है हिचक नहीं है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम से बचाइए, धर्म से बचाइए, सांप्रदायिकता से बचाइए, सब्जी वाले में धर्म ना देखिए। और हाँ, आखिर में एक बात और, मैं उन मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो तबलीगी जमात के प्लाज्मा डोनेट करने पर बहुत उत्साहित हैं। मैंने भी खबर की थी, लेकिन ये आपका इंसानी फ़र्ज़ है, इंसानी फरीज़ा है, आपको हुक्म है। आपका अगर ईमान मुसल्लम है, सालिम है, साबित है, बचा हुआ है, मतलब ईमान है, तभी आप मुसलमान हैं। और जिसमें ईमान होगा वो इंसान की मदद करने में कभी शर्म महसूस नहीं करेगा। अगर किसी के
प्लाज्मा डोनेट करने से या ब्लड डोनेट करने से किसी की ज़िंदगी बचती है तो आप वही काम करते हैं जिसका आपको हुक्म दिया गया है। आप इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर या बहुत ज़्यादा खबरें बनाकर ना चलें, सिर्फ वो करें जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आप पर फ़र्ज़ है। और इज़्ज़त और ज़िल्लत को लेकर आप परेशान ना हो, इज़्ज़त और ज़िल्लत कहीं और से आती है। वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा बियदिकल खैर। इज़्ज़त और ज़िल्लत किसी और के हाथ में है, वो ताकत कोई और है। कोई किसी को ना इज़्ज़त दे सकता है, ना कोई किसी की इज़्ज़त ले सकता है। जब समय आएगा आप सुरखरू हो जाएंगे। सिर्फ आप ईमान वाले होने चाहिए, बशर्ते कि आप मोमिन हो, आप ही सुरखरू होंगे। फिलहाल आज इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।